Hello everyone, good evening. Welcome to this new session. How are you all, my rock stars and my Unacademy champions? वेलकम टू दिस न्यू वीडियो और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वो भी हिंदी में राइट। आई होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप रेगुलरली मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं एंड आपको टॉपिक्स की मोर क्लैरिटी होती जा रही है धीरे धीरे राइट। सो आज हमारे पास एक नया टॉपिक, मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 8 का, जो हम पढ़ेंगे हिंदी में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न। तो वेलकम टू द क्लास डियर लर्नर्स। आई एम योर एजुकेटर नेहा सूद। मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। एसएसटी की एजुकेटर हूँ। आई टीच यू हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज ज्योग्राफी। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पे। तो फटाफट से आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू नीड टू come on my live special free class right. So you have to follow me एंड साथ ही साथ अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन भी है। अनअकैडमी की प्लस की सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। मेरा कोड है नेहा YT लाइव। नेहा YT लाइव इज़ माई कोड। यू कैन यूज़ दिस कोड और इस कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे एज वेल एज ऑन आइकॉनिक ऑल्सो। अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के ये फ़ायदे हैं, यू कैन लर्न एज पर योर कन्वीनियंस। पूरे कोर्स के चैप्टर कंप्लीट कराए जाते हैं। साथ ही साथ देर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव एंड गेट 10% ऑफ। And you have to use my code to get to unlock free class. To unlock free class आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव। तो फटाफट से आपने मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो करना है। यू नीड टू सर्च माई नेम नेहा सूद एंड गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द ज्योग्राफी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे राइट। एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, और ये सब चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली, एग्रीकल्चर जो है इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब है, एग्री का क्या मतलब होगा? एग्री प्लस कल्चर, वेयर एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन विच इज़ द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्री प्लस कल्चर बनता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली हम डिफरेंट क्रॉप्स, लोग कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ पर्सनल पर्पस के लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली, हम पढ़ते हैं पहले कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट बिफोर, कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तीनों चीज़ों में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली includes farming. Primary activities includes farming. Primary activities वो activities भी गिनी जाती हैं which include the natural resources, जो natural resources जो यूज़ करती हैं उनको primary।
तो जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आती हैं इन दी प्राइमरी सेक्टर। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी एग्जाम्पल इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ secondary sector which involves manufacturing of a product। हम कैसे उसको मैन्युफैक्चर करके उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके, दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ द लास्ट वन इज द टर्शरी। टर्शरी इज द डिलीवरी सर्विसेज। एग्जाम्पल है डिलीवरी सर्विसेज, बट टर्शरी सेक्टर, टर्शरी जो है सपोर्ट्स both primary and secondary sector। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों को करता है बेसिकली, जिसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जिसमें लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व इन दीज ऑल स्टफ। तो ये सब चीज़ें ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है प्राइमरी इंडस्ट्री एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अगर प्राइमरी ने कुछ लाइक फार्मिंग में हमने जो सब्जियां उगाई हैं, अब उनको आगे कैसे बेचेंगे, उनको आगे बेचने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ये कंज्यूमर्स के बाद ये चीज़ पहुँचे, राइट। तो प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी एग्जाम्पल इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं प्रोडक्ट्स, हाउ वुड दे रीच, कैसे वो पहुंचेंगे अब कंज्यूमर्स तक। तो वी नीड टर्शरी सेक्टर फॉर दिस, जिसमें एडवर्टीजमेंट भी आता है लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दैट दे नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। जिसमें बैंकिंग इज ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर। बैंकिंग मतलब दे प्रोवाइड लोन्स and all the money related issues are under the tertiary sector also। तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। तो एग्रीकल्चर हमें पता है वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट, विच इन्वॉल्व्स ओनली द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, राइट। माइनिंग मतलब हमारे पास वी हैव हर्ड अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइंस। तो माइंस कैसे, माइनिंग क्या होता है, मतलब हमने ओर्स में से कैसे, जगह से कैसे निकालना है मिनरल्स को, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया। ये सब चीज़ें आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। फिशिंग इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द एक्टिविटी। तो फिशेस जो समुंदर से निकालते हैं उसको फिर हम आगे जाके मार्केट में बेचा जाता है फॉर द कमर्शियल एज वेल एज, राइट। सो ये सब चीज़ें आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। नाउ वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग पार्ट। हमारे पास नेचुरल से रॉ मटेरियल आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल आ गया, अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ वुड वी कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू एन फाइनल प्रोडक्ट, वो आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, जिसमें वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ विच डू मैन्युफैक्चरिंग। तो काफ़ी लंबे लंबे प्रोसेस भी हैं विच इन्वॉल्व्स बेकिंग, वीविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल्स। तो ये सब चीज़ें आती हैं अंडर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। Baking, weaving, manufacturing and metals are involved in processing of resources। तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है इट सपोज द अदर सेक्टर्स। हमने सब अदर सेक्टर्स का मतलब है इट सपोज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड,
एडवर्टीजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं अंडर द टर्शरी एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह तक हाउ वी विल सप्लाई प्रोडक्ट्स। तो वी विल सप्लाई प्रोडक्ट्स बाय ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, एडवर्टीजमेंट। तो ट्रेडिंग कैसे होगी, एडवर्टीजमेंट, आप इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, चाहे अब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स में हो। सो वी सी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड एंड एडवर्टीजमेंट अंडर द टर्शरी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इन्वॉल्व्स, एग्रीकल्चर इंडिया में किस किस तरह की एग्रीकल्चर होती है। सो देयर आर अराउंड 5 टाइप्स। One is agriculture, second is sericulture, third is pisciculture, fourth is viticulture and फिफ्थ इज हॉर्टिकल्चर। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया, किस किस हिसाब से एग्रीकल्चर इज इंडिया इज इन्वॉल्व। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है सेरिकल्चर, पिसिकल्चर एंड विटिकल्चर। तो एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगी। तो एग्रीकल्चर इज इक्वल टू फार्मिंग। एग्रीकल्चर मतलब हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स विच इज़ इक्वल टू फार्मिंग। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग आर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब एनिमल रेयरिंग, वी आर कीपिंग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, वी आर कीपिंग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। तो ये सब चीज़ें आएंगी। आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग, ये सब चीज़ें आएंगी अंडर द कल्टिवेशन। हम क्रॉप एनिमल्स को रखते हैं फॉर मिल्क और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वूल, सिल्क वगैरह, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। एक होती हैं फूड क्रॉप्स, लाइक वी हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होंगी जो बेसिकली प्रॉफिटेबल क्रॉप्स होती हैं, जिनको उगाने से फार्मर्स को बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। दैट इज़ कंसिडर्ड एज द कैश क्रॉप्स, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द कैश क्रॉप्स। वी हैव फ्रूट्स, वी हैव वेजिटेबल्स, वी हैव फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की भी खेती होती है। वी हैव लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक इज़ बेसिकली हम पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं, पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक्स कम्स अंडर डैट, सो दैट हम उनसे जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं हम उसको आगे जाके उसको बेच सके या खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सके। सो दीज ऑल कम इन दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ इक्वल टू फार्मिंग, is an art or science of cultivation of crops and animal rearing। तो एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स, जो भी सारी फूड क्रॉप्स हैं लाइक राइस, व्हीट, ये सब चीज़ें आएंगी, क्रॉप्स आएंगी। कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड लाइफ स्टॉक्स, ये सब चीज़ें आएंगी इन एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट इज़ दी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो इट इज़ दी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मतलब हम कमर्शियल पर्पस के लिए जो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क, उनके कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क। तो सिल्क इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट। इट इज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री एंड एडिशनल इनकम फॉर दी फार्मर्स। तो कुछ फार्मर्स ये क्या करते हैं, दिस इज साइड बाय साइड का भी एक बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें से हम सिल्क को डेरिवेट कर रहे हैं एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस।
सो दीज हमने पढ़ा अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में, अभी तक हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेरिकल्चर के बारे में. नाउ वी हैव पिसिकल्चर. पिसिकल्चर इज फिश ब्रीडिंग फॉर द कमर्शियल रीजंस. तो बेसिकली आजकल दिस इज़ द न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विच मैनी पीपल आर फॉलोइंग. कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कि क्या करते हैं आउटस्कर्ट्स में या फिर विलेजेस जहाँ पे ज़्यादा जगह होती है, नॉट इन द सिटीज़ बट कुछ आउटस्कर्ट में एक बड़ा सा लैंड ले लेते हैं एंड व्हाट दे डू, दे स्टार्ट फिश ब्रीडिंग. फिश ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं उधर. दे मतलब बहुत फिशेस का पालन पोषण करते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं एंड लेटर ऑन सी प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसी के अंदर आएंगे, क्रैम्स वगैरह. तो इनको आगे जाके फॉर कमर्शियल रीजंस बेचते हैं. तो देर आर स्पेशली मेड टैंक्स, पॉन्ड्स एंड फिश फार्म्स फॉर देम. सो ये नॉर्मल तरीके से नहीं होता. देर आर स्पेशली डिज़ाइन टैंक्स, ponds and fish farms which comes under the pisciculture. So pisciculture में हमने देखा ऐसे तो नहीं, इतनी तो नहीं, बट काफ़ी तादाद में मछलियाँ पालन पोषण होता है ताकि वो फिश ब्रीडिंग हो और साथ ही साथ उनको आगे जाके एंड इवन दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो नेक्स्ट इज विटीकल्चर. ग्रोइंग एंड फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स आर नोन एज विटीकल्चर. विटीकल्चर को बोलते हैं जहाँ पे ग्रेप्स को उगाया जाता है, स्पेशली ग्रेप्स, एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ हॉर्टिकल्चर ऑल्सो. ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है बट जिसमें हम सिर्फ अंगूरों की खेती कर रहे हैं. ग्रोइंग एंड फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज इन विटीकल्चर. तो viniculture is also part of viticulture where grapes are grown for commercial purposes but only those grapes that are specially used for wine making are grown in these farms. तो basically जो grapes हमें पता है grapes की highly demand होती है, तो grapes are used for commercial purposes मतलब wines बनाने के लिए wine making company को wine is used by wine making company for in these farms. So grapes which are grown in the farms are used by the wine which is a very popular product all over the world. तो उसके लिए viticulture grapes are grown for commercial purposes. तो next is the horticulture. तो horticulture में farming of vegetables, fruits and flowers. हम क्या कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, हम डिफरेंट जो एक फार्मर नॉर्मल उगाता है फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें उगाते हैं. दैट कम्स अंडर दी हॉर्टिकल्चर. इज कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल यूज़. तो आगे जाके ये फूल, फल, सब्जियां ये सब कहाँ बेची जाएंगी, मार्केट में फॉर कमर्शियल यूज़. सो दिस वॉज अबाउट द हॉर्टिकल्चर. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन. वी हैव स्टडीड अबाउट वेयर इज़ द एग्रीकल्चर वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम. साथ ही साथ हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्री फार्मिंग कहाँ पे आ रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ which involves processing resources, industries, baking, weaving, manufacturing, metals. Tertiary activities में we support other sectors, primary, secondary, transport, banking, trade, advertisement, ये सब आते हैं tertiary sector में. Agriculture in India involves agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture एंड हॉर्टिकल्चर. तो हमने ये 5 तरह की एग्रीकल्चर टाइप्स पढ़ी हैं इंडिया में जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इज़ इक्वल टू फार्मिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग. तो डिफरेंट क्रॉप्स इसके अंदर ग्रो की जाती हैं. देन वी स्टडीड अबाउट द सेरिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर कमर्शियल पर्पज. दिस इज एन एडिशनल इनकम फॉर द farmers. Pisciculture involves
फिश ब्रीडिंग, तो हमने देखा कि बड़े बड़े पॉन्ड्स टैंक्स बनाए गए हैं फॉर स्पेशली ब्रीडिंग देम एंड सेलिंग देम इन द मार्केट फॉर कमर्शियल रीजंस। फिर आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर इज बेसिकली ग्रोइंग एंड फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। दिस इज द टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर। Viticulture is where grapes are grown for commercial purpose, but only those grapes that are specially used for wine making are grown in these farms. तो horticulture में farming of vegetables, fruits and flowers, everything come under, and which is cultivated, which is grown for commercial use. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ पढ़ी है, फार्मिंग सिस्टम में भी हमारे पास एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम में इनपुट आईपीओ होता है। व्हाट इज़ आईपीओ? आई थिंक यू हैव डन, आपने कंप्यूटर्स में भी पढ़ा होगा व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ इज़ बेसिकली इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। मतलब हम इनपुट क्या करेंगे, हम प्रोसेसिंग क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी आईपीओ के अंदर। तो इनपुट, एग्रीकल्चर में इनपुट क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वी नीड सीड्स, वी नीड फर्टिलाइजर्स, वी नीड मशीनरी एंड वी नीड लेबर, लैंड भी बोल सकते हैं, राइट। सो दीज आर फार्मिंग सिस्टम में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, विच इंक्लूड सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबर, ये सब इनपुट्स में आता है। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशंस विच इज़ कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कैसे होगी? पहले प्लफिंग, फिर सोइंग, फिर इरिगेटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें आएंगी इन दी ऑपरेशंस प्रोसेसिंग में। प्लफिंग इज़ बेसिकली हम खोदेंगे, फिर सोइंग मतलब हम बीजों को डालेंगे, दिस इन्वॉल्व सीड्स। इरिगेशन मीन्स प्रॉपर वाटर हम उसको देंगे। वीडिंग मीन्स उगेंगी एंड देन फाइनली हार्वेस्टिंग, हम उनको काटेंगे। तो प्लफिंग, सोइंग, irrigating, weeding, harvesting, these are the type of processing. Now then it involves outputs. Outputs are crops, crops आएंगी, wool, dairy products, पोल्ट्री। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं, लाइक मिल्क, वूल, एग्स, चिकन, ये सब चीज़ें भी आउटपुट के अंदर आएंगी। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, ऑपरेशंस, आउटपुट में हमने क्या क्या देखा? इनपुट में आएंगी सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबर। ऑपरेशंस में आएंगी प्लफिंग, सोइंग, इरिगेटिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, और आउटपुट में आएंगी क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री। तो फार्म सिस्टम अभी हमने पढ़ा अबाउट द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो फिजिकल इनपुट्स क्या हैं जो नेचुरली हमें प्रकृति द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, और कुछ जो हम अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं। वी हैव नेचुरल में वी हैव सॉइल, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप, ये सब चीज़ें आएंगी नेचुरल के अंदर। नेचुरल में सॉइल, किस तरह की हमारे पास सॉइल है, उपजाऊ ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, राइट। फिर हम उसके बाद देखते हैं सनशाइन, धूप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है मॉनसून्स के लिए, रेनफॉल के लिए कौन वेट करता है? सबसे ज़्यादा फार्मर्स वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी बारिश, अच्छी मॉनसून होगा तो उनकी खेती अच्छी होगी। साथ ही साथ टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में हमारे पास हमारी कल्टीवेशन अच्छी नहीं हो सकती, ना हमारे क्रॉप्स हो सकते। कभी आपने देखा है डेजर्ट्स में कोई एग्रीकल्चर हो रहा है? नहीं ना। फार्मिंग हो रही है? नहीं। बहुत ज़्यादा ठंड में वी नीड अ मॉडरेट टेम्परेचर।
वी नीड अ मॉडरेट टेम्परेचर, और स्लोप में, कहीं जगह स्लोप पे होती हैं, कई जगह स्टीप पे होती है, पहाड़ी इलाकों में नहीं हो पाती इतनी खेती बाड़ी. तो दीज आर दी बेसिकली दी नेचुरल इनपुट्स which is required at the time of agriculture. Now we have human हम क्या contribute कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर में हम, आप तो कहोगे मैम इट्स वेरी इजी, एग्रीकल्चर में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सब. यस, यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, स्टोरेज, ये सब बेसिकली ह्यूमन के इनपुट्स हैं. लेबर बेसिकली, लेबर शोज़ कि लेबर रिक्वायरमेंट कैसी है, कैसी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है. मशीनरी, किस हिसाब से मशीनरी वहाँ हम कैसी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं. केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह. स्टोरेज फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास हार्वेस्टिंग हो गई, आपने फसल काट ली, अब आपके पास अगर गेहूं है तो आप गेहूं को कहाँ स्टोर करेंगे. आप अगर उसको खुले में स्टोर करेंगे तो वो सारी बर्बाद हो जाएगी, राइट. सो दीज ऑल कम्स इन दी ह्यूमन. ह्यूमन में नेचुरल एंड ह्यूमन विच इन्वॉल्व सॉइल, सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड स्लोप. देन वी हैड लेबर, मशीनरी, chemicals and storage. So types of farming, there are types of farming depends upon the geographical condition. मतलब कहाँ कर रहे हो, किस वेदर में कर रहे हो, किस जगह पे कर रहे हो. these all comes under the geographical conditions. Demand for the produce, as you all know, population increase हो रही है, हर जगह population बढ़ती ही चली जा रही है. तो डिमांड फॉर प्रोड्यूस, कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ये सब चीज़ें आर कम अंडर द डिमांड फॉर प्रोड्यूस. लेबर कितनी अवेलेबल है उस जगह पे. अगर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ अ हार्ड वर्किंग थिंग, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में. हम किसी क्रॉप को उगाना, वी नीड प्रॉपर सोइंग, वी नीड प्रॉपर यूज़ ऑफ मशीनरी. ट्रैक्टर चलाने के लिए भी आपको किसी ना किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. ट्रैक्टर अपने आप तो ऑटोमेटिकली नहीं चल पड़ेगा. तो मशीनरी, लेबर अवेलेबिलिटी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन वी हैव टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आती हैं. ये सब चीज़ें आएंगी अंडर दी डिपेंड्स अपॉन दी फार्मिंग के अंदर, विच इन्वॉल्व्स जियोग्राफिकल कंडीशंस. तो मैं आपको देख लेती हूँ कैसे, जैसे क्लाइमेट, प्लेस, टोपोग्राफी जिसको हम बोलेंगे, दे ऑल विल कम अंडर दी जियोग्राफिकल कंडीशंस. फिर डिमांड और प्रोड्यूस के अंदर हम लिख सकते हैं increasing population leads to high demand. Labor availability, तो फार्मिंग के टाइम पे हमने देखा जोग्राफिकल कंडीशंस में हमने लिखा क्लाइमेट, प्लेस, टोपोग्राफी. डिमांड फॉर प्रोड्यूस में हमने देखा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच लीड्स टू हाई डिमांड. लेबर अवेलेबिलिटी, एज हाई लेबर इज़ रिक्वायर्ड, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा होता है. एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मशीनरीज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर.
तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, बहुत अलग अलग तरह की फार्मिंग, कुछ सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिडेंस फार्मिंग हमें क्या बताता है? सब्सिडेंस फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू टू, विच इज इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। सब्सिडेंस में बेसिकली ओल्ड टाइप ऑफ फार्मिंग कैसे होती थी, प्रिमिटिव में ओल्ड आएगी। एंड कमर्शियल फार्मिंग में इन्वॉल्व्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सब्सिडेंस में वी हैव शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। और हमने देखा अभी कमर्शियल फार्मिंग के अंदर वी हैव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये सब मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, वो भी पूरे डिटेल में। तो subsistence farming is the farmer cultivates a small plot of land using simple tools, more labor and meat of farming। तो बेसिकली subsistence farming क्या होती है कि एक छोटी सी जगह ले लेते हैं, बेसिकली ये सिटीज़ के अंदर होती है। द फार्मर यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है यूजिंग सिंपल टूल्स, बहुत नॉर्मल से टूल्स, मोर ऑफ लेबर, जिसके मोस्टली लेबर देयर आर ओनली फैमिली ही लग जाती है इस काम में। मीट द फैमिली नीड्स फॉर द फार्मर, टू मीट द फैमिली नीड्स मतलब जो भी ये उगा रहे हैं ये अल्टीमेटली दे विल यूज इट फॉर देमसेल्फ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिडेंस फार्मिंग इन्वॉल्व्स लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस आउटपुट। तो आउटपुट भी कम होगा, ज़्यादा जगह नहीं है, राइट। वी हैव लेस प्लेस टू ग्रो क्रॉप्स, तो आउटपुट भी कम होगा। मोर यूज़ ऑफ लेबर, घर के लोग भी सारे लग गए हैं इस काम में, तो मोर यूज़ ऑफ लेबर। देन वी हैव लेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें इन्वॉल्व आता है कि टेक्नोलॉजी सिंपल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आएंगी सब्सिडेंस फार्मिंग के अंदर। तो इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग इंक्लूड्स स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब हमारे पास छोटा लैंड होगा, ठीक है, जिसमें हम फार्मिंग कर रहे हैं। वी आर यूजिंग सिंपल टूल्स, मोर एंड मोर लेबर इज़ इन्वॉल्व इन इट। साथ ही साथ मॉनसून रीजन्स में फेवरेबल क्लाइमेट विद सफिशिएंट सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल गिव्स मोर क्रॉप देन अ ईयर। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्रॉप्स उगा लेंगे वो ईयर में, तो जिसके लिए उनको फेवरेबल सॉइल चाहिए है, फेवरेबल सॉइल चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, एफिशिएंट सनशाइन चाहिए एंड फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट इज, अभी हमने ये पढ़ा है इंटेंसिव, नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिडेंस का पार्ट है विच इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ट्राइबल एरिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रिवेलेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, नीड्स हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट, इफ़ आई टेक दिस एग्जाम्पल, तो ये एक फॉरेस्ट है, लेट्स टेक दिस एज अ फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, लोग यहाँ पे, अब इस फॉरेस्ट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दे थिंक दैट दे विल लिव हेयर। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, पहले अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय ट्रीज एंड बर्निंग दैम। तो ट्रीज को ऊपर से काट देते हैं और पूरे वहाँ पे आग लगा दी जाती है। द एशेज आर देन मिक्स विद सॉइल। जो एशेज होती हैं, जो जलाने के बाद बचती हैं, उनको क्या होता है, उनको सॉइल के साथ मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि उनसे उनको लगता है कि सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल होगी, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छे से खेती बाड़ी होती है, नॉर्मल तरीके से खेती बाड़ी होती है, यहाँ सब कुछ करते हैं। बट लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम दीज पीपल मूव ओवर हेयर, और उस लैंड को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनको लगता है कि आफ्टर सम टाइम सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड द लैंड इज एब्डोमेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव्स टू न्यू प्लॉट। तो ये सब चीज़ें आती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मतलब बर्न किया जा रहा है एंड देन एग्रीकल्चर की जा रही है एंड दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो एशेज आर देन मिक्स विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, मक्का जिसको हम बोलते हैं, यैम, पोटैटोज, कसावा आर ग्रोन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हमने एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के फीचर्स क्या है? इट इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ ट्रीज, burning of vegetation, ash is mixed with soil, cultivation of crops, land is abandoned and soil regenerates। तो ये सब चीज़ें आती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। which involves cutting of trees, burning of vegetation, ash mixed with soil, cultivation of crops and land is abandoned। नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज व्हाट? आपने देखा होगा, जैसे हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, तो ट्राइब्स लेके अपने साथ जानवरों को साथ लेके चलते हैं। द हर्ड्समैन मूव अलॉन्ग विद डिफरेंट रूट्स विद एनिमल्स फॉर फॉडर। फॉडर इज बेसिकली उनके फूड के लिए, एंड वाटर। तो अपने जानवरों को अपने साथ लेके चलते हैं जहाँ उनको अच्छा खाना पीना सब कुछ मिले। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, तो बेसिकली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रेनफॉल ना हो, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, दिस कम्स अंडर द सेमी एरिड रीजन्स। एक्सट्रीम क्लाइमेट से वो अवॉइड करते हैं, साथ ही कॉन्स्टेंट टू द टेरेन। सो दीज आर द रीजन्स फॉर द नोमैडिक हर्डिंग। जो हर्ड्समैन move along with their definite routes with animals for fodder and for water। तो nomadic herding में we what type of products we get, like milk, meat, wool and hide। hide is basically हमें जो products मिलते हैं जिससे हम अपने जो हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, we use leather, we use wool। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? ये सब चीज़ें आती हैं hide के अंदर। milk, meat, wool, hide, these all products come under the nomadic herding। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो हमने पढ़ा हैज़ बीन नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर इट इज़ प्रैक्टिस्ड। तो इन नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन और झूमिंग। and in Mexico it is called as milpa, roca in Brazil and medang in Malaysia। You can also note it down। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं पे, not in your exams but very important to note it down कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा झूम कल्टीवेशन is practiced is called झूम cultivation। in Mexico it is called as milpa, in Roca it's called as Brazil and in Ladakh it's called in Malaysia। तो अभी तक हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितना कुछ पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने देखी क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड फॉर प्रोड्यूस, लेबर अवेलेबल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स में हमने पढ़ा सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिडेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सब्सिडेंस एंड प्रिवेंटिव सब्सिडेंस के बारे में पढ़ा। देन वी हर्ड अबाउट शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। कमर्शियल फार्मिंग में आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये सब चीज़ें आती हैं कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। तो सब्सिडेंस फार्मिंग हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर एक स्मॉल लैंड्स ले लेता है एक फार्मर, जहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है यूजिंग टिम्पल टूल्स एंड मोर लेबर एंड मीट द फैमिली नीड्स। तो बेसिकली जो ये उगा रहे हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं फॉर टू मीट देयर पर्सनल नीड्स ऑल्सो। तो इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग में इन्वॉल्व्स अ स्मॉल लैंड होल्डिंग,
simple tools, more labor, and monsoon region. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जो हमने झूमिंग भी पढ़ सकते हैं. प्रिवेलेंट इन द फॉरेस्टेड एरियाज, नीड्स heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. Shifting and cultivation involves cutting trees, burning vegetations, ashes mixed in soil, cultivation of crops, land redundant. So nomadic herding, herdmen move along with the definite routes with animals for fodder and for water. Shifting cultivation has been different names in different parts of the world where it is practiced. In northeast में इसको हम बोलेंगे झूम cultivation और झूमिंग, and in Mexico it's called as milpa, roca in Brazil and ladang in Malaysia. तो अब हम आते हैं कमर्शियल फार्मिंग में. कमर्शियल का क्या मतलब है? मतलब हम जो ग्रो कर रहे हैं उसको हम आगे जाके मार्केट में बेचेंगे फॉर मोर प्रॉफिट अर्निंग, राइट. तो कमर्शियल का क्या मतलब है? कमर्शियली हम इस चीज़ का काम कर रहे हैं, नॉट फॉर पर्सनल रीजन. तो इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग फॉर सेल. मतलब इसके अंदर कल्टीवेशन भी होती है, साथ ही साथ एनिमल्स की पालन पोषण भी होता है फॉर सेल. Large lands are involved in commercial farming and large amount of capital is involved in this. As you know, बड़े बड़े जगह होती हैं जहाँ पे ये काम किए जाते हैं. So this pic shows it very clearly. मोर यूज़ ऑफ मशीनरी, क्योंकि लेबर का तो काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है. इतने बड़े बड़े खेत हैं तो वो कैसे काम करेंगे. सो मोर यूज़ ऑफ मशीन्स, large land holding, large amount of capital comes under the commercial farming. So commercial grains are grown. Farms over 100 of hectares are sparsely populated areas. Severe winters and the growing of season of one crop. तो grain जो basically grow की जाती है, growing of season जिसको हम बोलते हैं गेहूं का अगर एग्जांपल दें, फार्म बड़े बड़े फार्म होंगे of hundreds of hectares, sparsely populated, less populate, very populated areas में भी होंगे. ये सब चीज़ें आती हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर. एंड द मिक्स फार्मिंग में वेराइटी ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवेशन ऑफ एनिमल रेयरिंग आर डन ऑन द सेम लैंड. मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं. बेनिफिट्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड रीजनरेटिंग ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द फार्मर. तो एक तरह से दो ऑप्शंस हैं उनके पास फॉर मिक्स फार्मिंग. तो दैट्स इट फॉर टुडे. हम अभी देख लेते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. Write a short note on the type of economic activities that gives example. There are three types of economic activities that are primary, secondary, tertiary. तो primary activities में activities which involve direct extraction and production of natural resources are primary activities. Examples are agriculture, fishing, mining. Secondary activities which are concerned with the processing of natural resources are called secondary activities. Examples are manufacturing of finished products. Tertiary activities which fall neither in the primary category nor in the second category are tertiary activities. They form support to primary and secondary activities. Examples are selling of goods, advertising and banking. ये सब चीज़ें आती हैं. तो हमने पहले ही पढ़ा है अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी.
Name the inputs and outputs of agriculture in general. Also mention the various operation involved. तो हमने अभी पढ़ा input processing output में. तो inputs in agriculture are seeds, fertilizers, machine, labor, etc. The operation involved in agriculture are ploughing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. As the outputs of farming activity, a farmer gets crops, wool, dairy products and poultry products from this sector, right? तो हम आउटपुट में क्रॉप्स आएंगी, वूल आएंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे और साथ ही साथ प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चंस ऑल्सो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. Now we have question number 3. What is agriculture? So agriculture is a primary activity that involves the cultivation of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो अगर आपसे पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कि what is agriculture, तो agriculture is a primary activity that involves cultivation of crops. So what are the activities under the secondary sector? So all the activities connected with the manufacturing of goods with natural resources can. तो secondary activities में basically हम manufacturing industries के बारे में लिखेंगे. Manufacturing of steel, baking of bread, weaving of cloth are example of sector of activities. ओके सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर. हमने काफ़ी कुछ पढ़ा आज एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. फॉर मोर एंड मोर लर्निंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कम ऑन द लाइव क्लास जहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. प्लस में आपको आने की ज़रूरत है. तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आपको बता दूँ. योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन CBSE क्लास 6, 7 and 8. You can win a scholarship worth ₹1 crore. Test is in Hindi and English for CBSE class 6, 7 and 8 which is every Sunday at 12 PM. Every Sunday 12 PM पे आप ये अटेंड कर सकते हैं कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट where there is 30 questions for 45 minutes, live test on Android app and web. तो फटाफट से इनरोल नाउ. तो अनअकैडमी की लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में यू कैन क्या फ़ायदे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी. व्हाई आई एम टेलिंग यू टू कम ऑन अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास, राइट? तो अनअकैडमी की लाइव स्पेशल फ्री क्लास में यू विल गेट लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शंस विद चैट एंड इमोजीज. यू कैन इंटरेक्ट विद मी ऑन द चैट एज वेल एज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट सेक्शन में क्वेश्चन टैब में जाके. तो अनअकैडमी की लाइव स्पेशल क्लासेस में यू विल गेट पोल्स, MCQs. हम रेगुलरली पोल्स लेते हैं ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक जो भी हमने क्लास में पढ़ाया गया है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पोल्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और साथ ही साथ जिसमें पोल लीडर बोर्ड भी दिखाया गया है इन विच यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास. तो फटाफट से आपने सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में जाके. यू कैन गो सर्च अनअकैडमी लर्नर ऐप और डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्नर ऐप प्ले स्टोर में जाके, राइट? So next is open the app and let's start it. तो आप ऐप को ओपन कीजिए, राइट? ऐप को ओपन कीजिए, क्लिक एंड गेट स्टार्टेड. एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP. तो आपने सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड 1 टाइम पासवर्ड ऑन दिस स्क्रीन. तो उसके बाद आपने क्रिएट करना है अपना अकाउंट. यू नीड टू एंटर फुल नेम, ईमेल एड्रेस, state of residence and sign up using your email ID. Select the class, which class आप जैसे आप this is for 6 to 12 तो you need to select the class. Select for which class you are studying in. तो आप select करेंगे जैसे CBSE class 8th.
विच क्लास कैन यू प्रेफर टू लर्न? आप कौन सी क्लास प्रेफर करते हैं लर्न करने को? इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश? आप किस लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करेंगे, वो भी ऑप्शन है। तो गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक, क्लिक ऑन नोटिफाई मी एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 मिनट्स बिफोर द क्लास। मतलब आपने उस क्लास के ऊपर नोटिफाई मी क्लिक करना है, और जैसे ही अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो जैसे ही क्लास शुरू होगी, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू आपको एक मैसेज आ जाएगा दैट द क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट। तो आप सब ने मेरा कोड यूज़ करना है, नेहा वाई टी लाइफ मेरा कोड है। यू नीड टू यूज़ माई कोड टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लास फॉर फ्री। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्लस के क्या फ़ायदे हैं? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, regular doubt solving and answer writing sessions, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material which is in PDF format, practice tests, लाइव टेस्ट सीरीज़ और बैच कोर्सेज, ये सब आपको मिलेंगे अंडर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स के अंदर। तो आपने फटाफट से अनअकैडमी की प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है, जिसके आप ये आनंद उठा सकते हैं सारे फीचर्स का। तो वी आर रेज अ हैंड फीचर इज ऑल्सो देयर, यू कैन नाउ स्पीक टू द लर्नर्स इन द लाइव क्लास, personalized and highly interactive live classes experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving sessions to further increase the learner attentiveness. Enables interactive and fast doubt solving with the option to have 1:1 discussion on the live class. तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 696 से। मतलब 696 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये सब आपको मिलेंगे अंडर दी 696 पर मंथ है सिर्फ। आपने मेरा क्या करना है, आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा वाई टी लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो आपके मेरे ये कोड यूज़ करने से यही फ़ायदा है कि आपको फटाफट से 10% डिस्काउंट इज़ फॉर श्योर। अब आता है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स, where you will get iconic subscription redefines the mentorship and ensures hand-on learning. You will get a personal mentor, get one-on-one guidance from top educators for all your concerns, live doubt solving, attend the exclusive doubt solving classes to discuss your academic doubts, weekly reports, get detailed weekly report on classes attended and performance in tests and quizzes, पेरेंट्स कनेक्ट, जिसमें पेरेंट्स भी आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस द कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर इज द स्टडी ट्रैकर प्लानर विद द मंथली रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस, and all the benefits of Unacademy subscription, live classes from top educators, mock tests, quizzes, structure batch, courses as per your एग्जाम सिलेबस। तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है 1446 से, ऑल सब्जेक्ट्स आर अगेन इंक्लूडेड इन इट। आपने मेरा कोड यूज़ करना है इसमें भी, एंड गेट 10% ऑफ। तो अनअकैडमी कॉम्बर्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आपको मैं फिर से बता देती हूँ। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन CBSE क्लास 6, 7 एंड 8। यू कैन विन अ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। टेस्ट इज़ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ये होता है एवरी संडे एट 12 PM। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट for term 2 plus is also going on for math, science and SST, which has started from 2nd of October to 30th of December.
एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे 60 मिनट्स का टेस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30, जिसके बाद एनालिसिस भी होता है वेयर यू कैन सॉल्व योर डाउट्स विद योर एजुकेटर। तो आपने मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइफ to get 10% off on Unacademy Iconic and Plus subscription. So there is a Telegram group also. My Telegram group is NS41 Rockstars of Neha मैम। आपने मेरा ये ग्रुप फटाफट से ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप। मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा है दैट यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग माई क्लासेस, कब कब मेरी क्लास है, और साथ ही साथ आपने कब अनअकैडमी के ऑफर्स के बारे में एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो। तो फटाफट से द लिंक इज़ देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो यू नीड टू जॉइन माई टेलीग्राम so for more updates about my classes. So thank you everyone, it was a great teaching you all. आज हमने पढ़ा अबाउट द एग्रीकल्चर, तो बहुत अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको इंटरेस्टिंग वे से समझोगे, राइट। सो ये सब चीज़ें आपने देखनी हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, वो आप नोट भी कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर बेटर रिविजन्स, आप नोट्स बनाते चलें इससे रिलेटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर टॉपिक इन हिंदी, वो भी हिंदी में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक समथिंग अबाउट दिस वीडियो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप मेरे लिए कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ फॉर बेटर लर्निंग। कम ऑन अनअकैडमी ऐप और मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास अटेंड कीजिए। मेरी स्पेशल फ्री क्लास अटेंड करने का कोड है नेहा YT लाइफ। डोंट फॉरगेट। सी यू ऑल इन दी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस। बाय बाय।